हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लेक्चर नंबर 3 दे रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे गुड्स, परचेज, सेल और स्टॉक की। इसके पहले मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर ऑलरेडी 2 लेक्चर आपको दे दिए हैं, जिसमें मैंने आपको कैपिटल, ड्राइंग, प्रोपराइटर और बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल बताई थी दोस्तों। तो चलते हैं आज के टॉपिक की और गुड्स की बात करते हैं। गुड्स क्या है? देखिए, यह सबसे पॉपुलर टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। जब हमने अकाउंट्स करनी है तो इसकी अक्सर जरूरत पड़ेगी। हर जगह आप वर्ड यूज करेंगे गुड्स, कहीं आप कहेंगे परचेज, सेल। तो अकाउंटिंग जो टर्म्स है, ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग टर्म्स पूरी अच्छी तरीके से क्लियर होंगी तो आगे आपको अकाउंट्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। आप अकाउंटिंग जब जब करेंगे तब तक आपको उसकी बेसिक टर्म्स का ज्ञान होना जरूरी है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। गुड्स क्या होती है? गुड्स आर दोस आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच द बिजनेस इज डीलिंग। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बात बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गुड्स वो आर्टिकल्स हैं, या हम थिंग्स वर्ड यूज कर सकते हैं, या हम कमोडिटीज कह सकते हैं, जिनकी बिजनेस डीलिंग कर रहा है। आप यहां तक मीनिंग समझिए। जिस चीज की बिजनेस डीलिंग करता है उसे हम गुड्स कहते हैं। अब डीलिंग का क्या मीनिंग? लेन देन करता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए दोस्तों, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। हर एक व्यक्ति जो बिजनेसमैन है वो किसी चीज की तो खरीद और बेच करेगा, मतलब किसी चीज को तो परचेज करेगा, फिर उसको सेल करेगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉफिट कमाना है, तो वो बार बार क्या करेगा? कोई चीज खरीदेगा और सेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं मेरी मोबाइल की शॉप है, तो मैं नए मोबाइल परचेज करता हूं और फिर प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर उन्हें सेल कर देता हूं। तो यहां पर मोबाइल जो है, मेरा काम मोबाइल का है, मैं मोबाइल डीलर हूं, तो मोबाइल मेरे लिए गुड्स है। तो दूसरों के लिए मोबाइल क्या होगा? एसेट, प्रॉपर्टी। परंतु मेरे लिए वो क्या है? गुड्स। क्यों? क्योंकि मैं उसकी डीलिंग करता हूं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे मैंने क्या बताया? दैट इज गुड्स मींस ऑल दोस प्रोडक्ट्स। इसका क्या मीनिंग हुआ? जब मैंने डीलिंग तक बता दिया तो उसको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया। आगे गुड्स को हम सभी प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट विच आर परचेज्ड, जिसको हम खरीदते हैं, एंड सोल्ड, फिर उसे हम सेल कर देते हैं, मतलब उसे हम बेच देते हैं। उसके बाद इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो हमारा बिजनेस का काम है। इसका क्या मीनिंग हुआ दोस्तों? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, बाकी मीनिंग आपको क्लियर आ गया होगा। बाकी मीनिंग तो सिंपल बताया कि जिस चीज की हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं, उसे चाहे प्रोडक्ट का नाम दे दें, चाहे आर्टिकल कह दें, वो सब क्या है? हमारे लिए गुड्स है। तो आपको अब यह समझाता हूं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यहां पर क्यों यूज किया गया वर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने एक आध बार कोई चीज खरीद कर बेच दी तो उसे हम गुड्स नहीं कहेंगे। सपोज आपकी आदत होती है, आपने नया बाइक खरीदा, फिर थोड़े दिन उसे चलाया, ड्राइविंग की आपने, उसके बाद क्या किया? नया बाइक मार्केट में आ गया, चलो इसे सेल कर देते हैं और नया बाइक खरीद लेते हैं। तो यहां पर जो बाइक है वो गुड्स नहीं है, क्योंकि आपका यह बिजनेस नहीं है। आप कौन सा बार बार बाइक खरीद कर सेल करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए? नहीं, ये तो आपने अक्सर वैसे ही, आपको मौका मिला, प्रॉफिट मिल रहा था तो आपने सेल कर दिया। तो ऐसे मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूं कि जिस चीज का हम रेगुलर बेसिस पर बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम गुड्स का नाम देंगे। अब इन अदर वर्ड्स, देखिए कई स्टूडेंट्स को ये वर्डिंग टफ लगती है, तो वो कह रहे थे ये तो बहुत डिफिकल्ट था, हमें याद नहीं हुआ, इसलिए मैंने सिंपल वर्डिंग में आपको बता दिया। इन अदर वर्ड्स, ये सिंपल वर्डिंग आपको बताने जा रहा हूं गुड्स के लिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट गुड्स आर द थिंग्स which are bought and for the purpose of resale at a profit। देखिए, ये दूसरी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया इजी वर्डिंग में कि गुड्स को हम क्या कह सकते हैं? कोई भी चीज जिसे हम खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? हमने उसे बाद में सेल करना है। किस लिए?
क्योंकि उस पर सेल कर कर हमें प्रॉफिट हो जाए। तो मतलब अगर कोई चीज हम बिजनेस में खरीद रहे हैं फिर उसे सेल करते हैं क्योंकि हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, गुड्स। अब सिंपल सी एग्जांपल देखिए दोस्तों, फर्नीचर परचेज गुड्स फॉर फर्नीचर डीलर। तो अक्सर क्या होता है, अगर हम किसी भी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि फर्नीचर क्या है, ऑब्वियसली उसका आंसर क्या होगा, प्रॉपर्टी, मतलब एसेट है हमारी। तो दोस्तों वैसे आपको जब कोई व्यक्ति या कोई आपसे बड़ा आपसे प्रश्न करता है कि फर्नीचर क्या है, तो आपको बताना चाहिए फर्नीचर वैसे तो हमारी एसेट है, परंतु अगर हमारा काम ही फर्नीचर का है, हम है ही फर्नीचर के डीलर, फर्नीचर के साथ हम डीलिंग करते हैं, बार बार खरीदते हैं और सेल करते हैं, तो फर्नीचर हमारी क्या होगी, एसेट नहीं होगी, फिर वो हमारी गुड्स होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको एग्जांपल भी समझ आ गई कि फर्नीचर गुड्स है सिर्फ उसके लिए जो फर्नीचर का डीलर है, जो फर्नीचर में डीलिंग करता है। इन द सेम वे बुक्स आर गुड्स। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दी है, बुक्स भी गुड्स है, किसके लिए, जो बुक्स की डीलिंग करेगा, मतलब स्टेशनरी डीलर के लिए। इसी तरीके से दोस्तों एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कार परचेज करना, तो वो क्या है, गुड्स। कार को ही हम गुड्स कह सकते हैं, परंतु किसके लिए वो कार गुड्स मानी जाएगी, जिसका बिजनेस ही कार को परचेज करना और सेल करना है, मतलब कार डीलर के लिए कार क्या होगी, गुड्स। उम्मीद करता हूं कि गुड्स वाली टर्म आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं परचेज और सेल की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम परचेज की बात करते हैं। तो पहले आपको सिंपल सी भाषा में समझाएं परचेज का मीनिंग क्या होता है। बाय करना मतलब किसी चीज को खरीदना। परंतु अकाउंट्स में हमने एक बात और ध्यान में रखनी है कि परचेज में हमने सिर्फ बाय मतलब खरीदना, किस चीज की खरीद शामिल है। हर चीज, अगर कोई भी चीज हम खरीदते हैं उसे हम परचेज नहीं कह सकते। तो सिर्फ गुड्स के लिए आपने परचेज वर्ड यूज करना है। अगर कोई भी बिजनेस गुड्स को खरीदता है तो हम परचेज वर्ड यूज करेंगे। अगर वो एसेट की खरीद की बात कर रहा है, एसेट को बाय कर रहा है, तो हम परचेज अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा इतने से ही सिंपल सी भाषा में कि हमने दो चीजों का ध्यान रखना है, एक गुड्स होनी चाहिए, दूसरा हमने वो चीज खरीदी हो मतलब बाय की हो, तो इसे हम अकाउंट में परचेज का नाम देंगे। अब इसकी डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। परचेज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स bought by a business for resale or for use in the production। यह प्रॉपर एक मीनिंग बना दी दोस्तों आपके लिए, बहुत अच्छी लैंग्वेज बनाई है। देखिए क्या बता रहे हैं कि परचेज का मीनिंग क्या है, गुड्स बाउट बाय बिजनेस, जो बिजनेस ने गुड्स खरीदी। अब प्रश्न यह उठता है कि बिजनेस गुड्स क्यों खरीदता है, तो उसके लिए मैंने बताया फॉर रीसेल। दो तरीके हो सकते हैं, या तो उसने उसको सेल करना था, गुड्स खरीदकर उसने सेल करनी थी, क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहता था, या फिर दोस्तों और फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, या उसका प्रोडक्शन का काम है। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन में हम चीज का निर्माण करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं दोस्तों। सपोज कीजिए आपके पास कॉटन है, उससे आपने थ्रेड बनाया, थ्रेड से आपने क्लॉथ बनाया। तो सबसे पहले था रूम, उसके बाद आपने धागा बना लिया, फिर उसका कपड़ा तैयार कर लिया। तो यहां पर यह क्या कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं प्रोडक्शन का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया, जिसे मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों अब आपको यहां पर मैंने दो बातें बताई कि हम गुड्स खरीद रहे हैं या तो रीसेल के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए। तो बिजनेस, इसी चीज को समझाने के लिए बता रहा हूं कि बिजनेस दो तरीके के होते हैं दोस्तों। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस और दूसरे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब ट्रेडिंग संस्थाएं कौन सी होती हैं जो ट्रेडिंग का काम करती है, उसमें उनका काम क्या होता है। देखिए ट्रेडिंग वाले बिजनेस क्या करते हैं, बड़ी बनाई चीज ऑलरेडी खरीदते, फिर उसको प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल कर देते। तो वो कौन सा बिजनेस होगा, ट्रेडिंग। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कपड़े की, क्लॉथ है, जो क्लॉथ का मर्केंट होगा मतलब बिजनेसमैन होगा, अगर वो रेडीमेड कपड़ा ले आए और उसे वैसे की वैसे ही सेल कर दे प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर, तो उसका ट्रेडिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होगा दोस्तों, जब कोई पर्सन रॉ मटेरियल को परचेज करता है। रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल, उसे खरीदता है, जैसे कि रूम,
उसके बाद उसको तैयार करता है, धागा बनाएगा, फिर उसका कपड़ा बनाएगा, तो उस प्रोसेस को कह देंगे प्रोडक्शन का भी। तो उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर उसकी प्रोडक्शन की और फिर उसे सेल किया, तो वो कौन सा बिजनेस था? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो दोस्तों ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको इसलिए बताए कि देखिए ट्रेडिंग बिजनेस वाले ने भी परचेज करनी है, तो अगर वो गुड्स की परचेज कर रहा है तो उसके लिए हम परचेज वर्ड यूज कर लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाला भी परचेज करेगा, वो रॉ मटेरियल परचेज खरीदेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे प्रोडक्शन करनी है। तो देखिए मीनिंग क्या हुआ, इसने परचेज की थी सेल करने के लिए, हमने लिख दिया, तो इसने परचेज की थी प्रोडक्शन करने के लिए, वो भी हमने बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया इसका मीनिंग क्या था। आगे दोस्तों जो मेन बात है, ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जो मैंने आपको पहले ही बात बताई कि परचेज वर्ड हमने अकाउंट्स में सिर्फ गुड्स खरीदने के लिए यूज करना है। एसेट को परचेज करेंगे तो हम परचेज अकाउंट नहीं ओपन करेंगे दोस्तों, हमने परचेज अकाउंट में सिर्फ गुड्स की बात लेकर जानी है। एसेट परचेज करने के लिए एसेट अकाउंट ओपन होता है डिफरेंट से। उसके बाद दोस्तों परचेज में भी फॉर कैश और क्रेडिट। देखिए जो परचेज है वो दो तरीके की हो सकती है, कैश परचेजेस भी हो सकती है, क्रेडिट परचेजेस भी हो सकती है। अब ये कैश परचेज क्या है, क्रेडिट परचेज क्या है? कैश परचेज का मीनिंग है दोस्तों, अगर हमने गुड्स नगद खरीदी, इसका मीनिंग क्या हुआ? जब मैंने गुड्स खरीदी तो मैंने तभी इमीडिएटली ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी, तो वो कौन सी परचेज हुई? कैश परचेज। उसके बाद क्रेडिट परचेज क्या है दोस्तों? जब कोई भी बिजनेस गुड्स परचेज करता है तो कई बार क्या होता है, उसके पास इतनी अमाउंट नहीं होती, तो वो कुछ अमाउंट तो पे कर देता है। अगर कुछ अमाउंट जो उसने नाल ही नाल ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी, उसे हम कैश परचेज कह देते हैं। जो उसने सप्लायर को कह दिया कि मैं बाकी पेमेंट बाद में करूंगा जो रह गई, तो वो क्या हो गया? क्रेडिट परचेज। तो हम दो तरीके से परचेज कर सकते हैं, सारा का सारा नगद माल खरीद सकते हैं, सारा का सारा उधार खरीद सकते हैं, और कुछ नगद और कुछ उधार खरीद सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं क्रेडिट परचेज का मीनिंग क्लियर हो गया भी। अगर आपके पास पैसे नहीं थे, आपने एक बार उधार माल खरीद लिया, तो उसे हम क्रेडिट परचेज करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टर्म जो है उस पर बढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि मैंने यहां पर एक फार्मूला लिखा, टोटल परचेज। अगर हमने टोटल परचेज कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। सपोज कीजिए आपने इस मंथ बिजनेस में 5 लाख रुपए का नगद माल खरीदा, जिसे हम कैश परचेज कहते हैं, और 2 लाख का उधार माल खरीदा, तो आपने टोटल परचेज कितने की इस मंथ में? 7 लाख की। तो टोटल परचेज कैसे निकलेगी? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, जो है परचेज रिटर्न। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखना, जो मैं आज आपको टर्म्स करा रहा हूं ये बेसिकली गुड्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे मैंने यहां कई बार वर्ड यूज किया गुड्स, तो गुड्स का मीनिंग मैंने पहले आपको बता दिया था, इसीलिए कि आपको अच्छे तरीके से अगले कंसेप्ट समझ में आए। तो ये इंटररिलेटेड है, यह बात आपने ध्यान में रखनी है। परचेज रिटर्न क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए अक्सर क्या होता है, जब बिजनेस किसी से सामान खरीदता है, जिससे हम सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, उसे हम सप्लायर का नाम से जानते हैं। सप्लायर का नाम देते हैं, वो सप्लायर है जिसने हमें गुड्स सप्लाई की। तो क्या होता है, कई बार गुड्स हमें हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं मिलती, या उस क्वालिटी की नहीं होती, या उसमें कोई डिफेक्ट होता है, तो हम जो सप्लायर है उसको कुछ गुड्स जो डिफेक्टिव हैं या कोई मेरी क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं आई, जैसे मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी, तो मैं क्या करता हूं, वो गुड्स रिजेक्ट कर देता हूं, मतलब उसको सप्लायर को वापस कर देता हूं। तो उसे हम क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। भी खरीदा हुआ माल वापस करना, जो हमने माल खरीदा था बिजनेस ने, वो क्या करना है? सप्लायर को वापस करना। देखिए दोस्तों लिखेंगे कैसे से, व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न्ड टू द सप्लायर ड्यू टू एनी रीजन देन इट इज टर्म्ड एज परचेज रिटर्न। जब आपने जो सामान परचेज किया था वो आपने वापस कर दिया, किसको? सप्लायर को, किसी भी रीजन करके। रीजन आप लिख सकते हैं दोस्तों, हो सकता है उस गुड्स में डिफेक्ट हो सकता है जो आपने इंस्ट्रक्शन दी थी उस क्वालिटी गुड्स नहीं आई, कोई भी रीजन हो सकता है। तो हमने जब वो वापस कर दी गुड्स, तो उसको हम परचेज रिटर्न कहेंगे। इसको रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह बात भी आपने ध्यान में रखनी है।
इसके अलावा एक फार्मूला और लिखा है मैं, जो आपने याद करना है, नेट परचेज। अब ये नेट परचेज कैसे आएगी? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। जो आपने टोटल परचेज की थी उसमें से परचेज रिटर्न आपने क्या करनी है? माइनस करनी है स्टूडेंट्स। अब एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि हमने 5 लाख की कैश परचेज की, 2 लाख की क्रेडिट परचेज की। अब हमने इस मंथ 7 लाख रुपीज का टोटल परचेज कर लिया था सामान। अब जो 7 लाख की टोटल परचेज थी उसमें से सपोज कीजिए 1 लाख वाली गुड्स डिफेक्टिव निकली। जो 1 लाख रुपए का सामान था वो डिफेक्टिव निकला, आपने सप्लायर को वापस भेज दिया। तो आप क्या कहेंगे कि इस मंथ आप कहानी थोड़ी बताएंगे किसी को कि मैंने ऐसा किया, इस बार 5 लाख का नगद माल खरीदा, 2 लाख का उधार खरीदा था, जो उधार खरीदा था उसने मुझे क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं दिया, 1 लाख के गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने वो वापस कर दिया। तो इतनी कहानी बताने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, सीधा कहेंगे हमने इस बार 6 लाख का माल खरीदा। उसका मीनिंग क्या हुआ? मैंने नेट बता दिया। वो नेट कैसे आया? 7 लाख की टोटल परचेज थी, 1 लाख का हमने वापस कर दिया, तो हमारी एक्चुअल में खरीद कितनी हुई? 6 लाख। तो वो नेट परचेज थी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये दोनों टर्म्स और भी समझ में आ गई, गुड्स के अलावा परचेज, परचेज रिटर्न। अब इसके बाद करते हैं सेल क्या है, सेल रिटर्न क्या है और स्टॉक क्या है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सेल की। सेल को देखिए हम कहते हैं सेल करना। तो हम हिंदी में से कहेंगे या पंजाबी में हम कहेंगे बेचना। किसी भी चीज को अगर हम बेच देते हैं तो उसे हम सेल या सेल नाम दे देते हैं। परंतु अकाउंट्स में जो आपने मेन पॉइंट याद रखना है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि हमने सेल वर्ड गुड्स के साथ यूज करना है, एसेट के साथ यूज नहीं करना। जैसे सेल ऑफ गुड्स के लिए हम सेल वर्ड यूज करते हैं, सेल ऑफ एसेट के लिए हम सेल वर्ड यूज नहीं करेंगे। अभी इसको डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए, सेल रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर्स। देखिए दोस्तों, पहले आपको यहां तक कंसेप्ट समझाए। यहां पर पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या बात की कि जो टोटल पैसा हमने कमा लिया, रेवेन्यू मतलब जो पैसा हमने अर्न कर लिया, कैसे अर्न किया, इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं दोस्तों। वो कौन कौन से 2 तरीके हैं? देखिए, कोई व्यक्ति डीलिंग करता है गुड्स के साथ और कोई पर्सन डीलिंग करता है सर्विस के साथ। तो 2 ही तरीके से हम डीलिंग करते हैं पैसा कमाने के लिए। या तो हम गुड्स का डीलिंग कर रहे हैं या हम किसकी कर रहे हैं? सर्विस की। अब दोस्तों, इसलिए आपको जरूरी है यहां पर पता होना कि ये गुड्स क्या है और सर्विस क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको इसका लॉजिक अच्छे से, इसका कंसेप्ट बताता हूं दोस्तों। देखिए, गुड्स किसे कहते हैं? कोई भी चीज जिसे हम टच कर सकते हैं। जैसे मैंने अकाउंट्स में भी आपको गुड्स का मीनिंग कराया था थोड़ी देर पहले ही, कि हमने जिस चीज की हम डीलिंग करते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं। तो गुड्स की मेन फीचर क्या थी दोस्तों? उसकी डीलिंग तो हम कर रहे हैं, जैसे बुक्स। तो अगर मोबाइल्स की डीलिंग कर रहे हैं तो मोबाइल, इन चीजों को हम टच कर सकते थे दोस्तों। तो ये हमारे लिए क्या थी? गुड्स। सर्विस क्या है दोस्तों? जिसे हम सेवा कहते हैं। सर्विस को हम सेवा के नाम से जानते हैं। ये क्या है? इसे हम टच नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं आपको यहां पर अभी अकाउंटेंसी का लेक्चर दे रहा हूं, यह एक सर्विस है, इसे आप टच नहीं कर सकते। आप मुझसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं परंतु आप उस ज्ञान को टच नहीं कर सकते। आप यह नहीं बता सकते कि हमें कितना ज्ञान मिला। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि गुड्स को टच किया जा सकता है, सर्विस को टच नहीं किया जा सकता। अब अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, सपोज कीजिए मैं बुक्स की परचेज और सेल करता हूं, तो मैं बुक्स को गुड्स कहूंगा। और यहां पर मैं आपको अकाउंटेंसी का लेक्चर दे रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं गुड्स की सेल नहीं कर रहा, मैं सर्विस की सेल कर रहा हूं। तो मतलब सेल गुड्स की भी होती है और सेल सर्विस की भी होती है। तो दोनों के लिए मैंने वर्ड यूज किया सेल। अब आपको गुड्स और सर्विस का अंतर क्लियर हो गया, डिफरेंस पर चल गया। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इसका क्या मीनिंग है? देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम सेल करेंगे उससे क्या होगा, जो उस चीज पर हमारा हक था, मतलब उस चीज के हम पहले मालिक थे, अब हमने उसे सेल कर दिया, किसी और पर्सन को सौंप दिया, तो अब हमारे पास से उसका मालिकाना हक किसी और के पास
चला गया। मतलब अब हम उस चीज के मालिक कहलाने के लायक नहीं रहे, मतलब हम उस चीज के मालिक नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि अब चीज को हमने पैसे लेकर किसी और को सौंप दिया, तो अब वो पर्सन मालिक कहलाएगा उस चीज का, हम नहीं। तो ये था मीनिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये सबसे मेन पॉइंट था दोस्तों। सेल का मीनिंग क्या होता था? जब हम ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं। तो मतलब जब हम ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं उसे हम सेल का नाम दे देते हैं। चाहे गुड्स की बात करें तो हमने गुड्स ट्रांसफर कर दी, मतलब उसकी गुड्स का मालिकाना हक किसी और को दे दिया। और जब मैंने सर्विस की बात की तो सर्विस में क्या हुआ? मैंने कुछ पैसों के लिए किसी व्यक्ति को कोई सेवा दी। सर्विस की बहुत सारी एग्जांपल्स है दोस्तों। अब आपको एक ऐसी एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको गुड्स और सर्विस दोनों का पता चले। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं दोस्तों। देखिए, सपोज कीजिए अगर आप मोबाइल डीलर के पास जाते हैं, कोई मोबाइल की शॉप पर आप गए, सपोज कीजिए जब आप किसी मोबाइल शॉप पर जाएंगे तो क्या करेंगे? आप अगर उससे नया मोबाइल खरीदते हैं या पुराना मोबाइल खरीदते हैं तो ये तो उसका रोज का काम है, ये तो उसका बिजनेस है, तो वो आपको गुड्स दे रहा है। परंतु अगर आपने मोबाइल नहीं खरीदना, चाहे वो नया चाहे पुराना है, आपके पास ऑलरेडी मोबाइल है पुराना, आप सिर्फ उस मोबाइल को रिपेयर कराने के लिए गए हैं, तो वो क्या करेगा? जो मोबाइल शॉप वाला व्यक्ति होगा वो आपके मोबाइल को रिपेयर करके जो भी उसका डिफेक्ट है उसे ठीक रिमूव करके आपको दे देगा। तो उसने यहां पर क्या किया? आपको नई गुड थोड़ी दी है, नई वस्तु थोड़ी दी है, वो तो आपका पहले से ही मोबाइल था, आप पहले से ही उसके मालिक थे। तो यहां पर उसने सिर्फ आपको सर्विस दी है। तो उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया एक ही एग्जांपल में गुड्स की बात भी और सर्विस की भी। अगर हम मोबाइल शॉप पर जाकर मोबाइल खरीदेंगे तो वो मोबाइल डीलर के लिए गुड्स थी, अगर वो आप रिपेयर करा रहे हैं तो उसने आपको सर्विस दी। तो उम्मीद करता हूं यहां पर गुड्स और सर्विस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया और ट्रांसफर ओनरशिप का भी। अब अगर आपको यह वर्ड लिखना या मीनिंग लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आपके लिए मैंने आसान लैंग्वेज में भी लिखा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सेल रेफर्स टू द अमाउंट फॉर विच द गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। सेल वो अमाउंट है जो हमें गुड्स को सेल करने के बाद या फिर सर्विस को प्रोवाइड करने के बाद मिल रही है, उसे हम सेल कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है, मैंने पहले भी बता चुका हूं परचेज के टाइम पर, जो सेल वर्ड है ये हमने यूज करना है सेल ऑफ गुड्स के लिए, नॉट फॉर सेल ऑफ एसेट। जैसे एग्जांपल के साथ बताऊं, अगर मैंने मशीनरी सेल की तो मशीनरी का मेरा बिजनेस नहीं है, तो मशीनरी मेरे लिए एसेट थी, तो उसे मैं सेल अकाउंट में नहीं लिखूंगा, उसके लिए अलग से अकाउंट खुलेगा। तो सेल वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज करेंगे, एसेट के लिए यूज नहीं करेंगे। सेल में भी कैश सेल और क्रेडिट सेल। जो सेल है वो कैश भी हो सकती है और क्रेडिट बेसिस पर भी हो सकती है। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? कैश सेल किसे कहेंगे? अगर हमने नगद माल बेच डाला, मतलब नगद नाल दी नाल इमीडिएटली हमने ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन की, उस व्यक्ति को हमने सामान दिया, उसने हमें तुरंत पैसे दिए, कैश दिया, तो वो कौन सी सेल हुई? कैश सेल। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मीनिंग कैसे लिख सकते हैं? इन कैश सेल एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन कैश इज रिसीव्ड इमीडिएटली एंड द गुड्स आर ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। ऑन द स्पॉट हमने ट्रांजेक्शन कर ली, गुड्स भी हमने साथ के साथ ही ट्रांसफर कर दी और कैश भी हमने साथ के साथ ही प्राप्त कर लिया। अब क्रेडिट सेल क्या होगी दोस्तों? उधार माल बेचना। क्या मीनिंग होगा दोस्तों? इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? व्हेन एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन वी ट्रांसफर द गुड्स टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट बेसिस, दैट इट इज नोन एज क्रेडिट सेल। हमने उसे कुछ दिन का समय दे दिया कि चलो कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है तो कुछ देर बाद दे देना, कुछ दिन के बाद दे देना, जब आपके पास पैसे आए तो ले जाओ गुड्स, कोई बात नहीं। तो वो कौन सी होगी? क्रेडिट सेल। तो इसी तरीके से दोस्तों टोटल सेल किसे कहेंगे? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, उसे क्या कह देंगे हम? टोटल सेल। अब सपोज कीजिए इस साल मैंने अपना जो बिजनेस था उसमें जो मेरे पास गुड्स थी वो मैंने 6 लाख रुपीस की गुड्स कैश सेल पर बेच दी, मतलब नगद बेच दी। उसके अलावा 3 लाख की गुड्स मैंने क्रेडिट बेसिस पर दी। तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने इस साल टोटल सेल 9 लाख रुपीस की। उसके बाद दोस्तों चलते हैं सेल रिटर्न की ओर। सेल रिटर्न क्या है?
when goods are returned by the purchaser due to any reason, then it is termed as sale return. It is also known as return inward. देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम गुड्स सब दे देते हैं, सेल कर देते हैं कस्टमर को, उसके बाद क्या होता है, कस्टमर को कई बार हमारी सेल की हुई गुड्स पसंद नहीं आती, तो वो किसी भी रीजन के करके हमें गुड्स वापस कर जाता है कि मैंने नहीं खरीदनी, मुझे नहीं पसंद आपकी गुड्स ये वाली, तो आप वापस ले लीजिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल रिटर्न, कि जो हमने सेल की थी कस्टमर को, उससे सामान हमारे पास वापस आ गया, तो सेल रिटर्न का नाम देंगे। इसे हम रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब लास्ट पॉइंट दोस्तों, नेट सेल। नेट सेल क्या है, टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। नेट सेल कब निकलेगी, जब आपने टोटल सेल में से सेल रिटर्न क्या कर दी, माइनस। एक एग्जांपल के साथ, वही एग्जांपल कि मैंने 6 लाख रुपीज का कैश सेल की थी, 3 लाख रुपीज की क्रेडिट सेल की थी, टोटल 9 लाख की सेल की थी, जिसमें से 2 लाख का सामान कस्टमर से मुझे वापस आ गया, तो मेरी नेट सेल कितनी होगी दोस्तों, 7 लाख रुपीज। अब चलते हैं स्टॉक के मीनिंग की बात करते हैं दोस्तों। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक क्या है, गुड्स हेल्ड बाय ए बिजनेस फॉर सेल और फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज स्टॉक। क्या मीनिंग है, देखिए, जो सामान, जो वस्तुएं बिजनेस के पास पड़ी हैं, क्यों, क्योंकि बिजनेस ने अभी सेल करना है, अभी सेल नहीं हुई, या फिर उन्हें बिजनेस ने यूज करना है प्रोडक्शन के लिए, अभी वो अनयूज्ड हैं, अभी उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। देखिए एग्जांपल देता हूं दोस्तों, फिर शायद आपको जल्दी समझ में आए। क्या एग्जांपल है, सपोज कीजिए हमारे पास अभी रॉ मटेरियल का बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, कच्चा माल बहुत पड़ा है, हम रोज माल तैयार करते हैं और तैयार करके सेल करते हैं। देखिए, अब एक दिन में माल को तैयार करने की कोई लिमिट तो होगी, तो जब हम माल तैयार कर रहे हैं, तो जो बाकी का सामान हमारे पास पड़ा है, जिसको हमने अभी तक यूज ही नहीं किया, उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक। तो इसे सिंपल वर्ड्स में हम दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्टॉक रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड, जो सामान बच गया, अभी तक वो सेल नहीं हुआ है, या अभी तक वो प्रोडक्शन में नहीं गया है, वो अनयूज्ड हमारे पास अभी तक पड़ा है, उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक का नाम देंगे। डेली लाइफ में भी दोस्तों हम ये वर्ड यूज करते हैं, स्टॉक। जैसे आजकल हम घर पर कह रहे थे, नहीं हमारे पास 2 मंथ्स का राशन पड़ा है, वो क्या है, स्टॉक। हमने 2 मंथ का राशन अगर खरीद कर रख रखा है, वो क्या कर रखा है, हमने स्टॉक कर रखा है, कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है, कम से कम 2 महीने हमें और राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसे भी तो हमने स्टॉक ही कह दिया, जो सामान हमारे पास पड़ा है। तो दोस्तों बिजनेस में भी ऐसे ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सामान ऐसे कैसे पड़ा है, उसे सेल क्यों नहीं किया, या उसे प्रोडक्शन में यूज क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है, देखिए, हम अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा 1 साल का होता है, जैसे सपोज कीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं 1 साल के, जिसे हम अकाउंटिंग ईयर कह देते हैं। 1 अप्रैल को 31 मार्च को, वो 1 साल का जो पीरियड है उसे क्या कहेंगे, अकाउंटिंग पीरियड। अब जो 31 मार्च आई, तो उस दिन क्या होगा, क्या आपने जितना भी सामान खरीद कर रखा था सारा सेल हो गया होगा, या सारा प्रोडक्शन में यूज हो गया होगा? ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में कुछ ना कुछ सामान उस दिन पड़ा होगा एट ए टाइम, उसे हम क्या कह देंगे, स्टॉक। अगर हम 31 मार्च को उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कह देंगे। अगर हम 1 अप्रैल को उसकी कैलकुलेशंस करेंगे और उसे रिकॉर्ड करेंगे तो वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा दोस्तों। तो इतना सा कंसेप्ट था दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आपको। तो अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने आगे, स्टॉक में भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक 2 तरह का हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, उस एग्जांपल को चलते हैं। अगर हमने 31 मार्च को स्टॉक की कैलकुलेशन की तो देखा कितना सामान हमारे पास कितने रुपए का माल पड़ा है, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। अगर 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में कैलकुलेशंस करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे न्यू बुक्स में तो उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे दोस्तों। तो क्या लिखा है, हम कैसे लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक को कैसे डिफाइन करेंगे, स्टॉक ऑफ गुड्स
इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में, शुरुआत में जो सामान हमारे पास पड़ा है उसे हम ओपनिंग स्टॉक का नाम देंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? स्टॉक ऑफ गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो गुड्स का सामान बच गया उसे हम क्या नाम देंगे? क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक्स या काइंड्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक कितनी तरह का हो सकता है स्टूडेंट्स? देखिए, स्टॉक को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मेन 3 कैटेगरीज हैं, वो कौन कौन सी है? फर्स्ट, रॉ मटेरियल। सेकंड, वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड, फिनिश गुड्स। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल जिससे हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। जिस चीज से हमने अभी प्रोडक्शन करनी है वो प्रोडक्शन में यूज होगी उसे हम क्या कहेंगे? रॉ मटेरियल। तो पहले रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं। रॉ मटेरियल्स का जो स्टॉक है उसमें क्या होगा? रॉ मटेरियल लेफ्ट अनयूज्ड फॉर प्रोडक्शन। जो रॉ मटेरियल अभी तक हमारे पास अनयूज पड़ा है, उसे प्रोडक्शन में यूज नहीं किया गया, उस स्टॉक को हम क्या कहेंगे? रॉ मटेरियल का स्टॉक है। तो ये भी ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है दोस्तों। तो एग्जांपल मैंने क्या दी है वो एग्जांपल हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले तीनों का मीनिंग बता दें। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? वर्क इन प्रोग्रेस। अब नाम से ही क्लियर है, वर्क इन प्रोग्रेस, काम जारी है। मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, वो ना तो अभी रॉ फॉर्म में है ना अभी फिनिश्ड हुआ। मतलब कुछ परसेंट काम हो चुका है और कुछ परसेंट काम पेंडिंग है। तो उस गुड्स को हम क्या कहेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक पड़ा है। उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? स्टिल इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोसेस में है, कंप्लीट होने वाला है। अप्रोक्सीमेट 50% काम भी हो सकता है, 60% भी हो चुका हो, शायद 70% हो चुका हो, पर पूरा नहीं हुआ, 100% कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस स्टॉक को हम क्या कहेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद दोस्तों फिनिश गुड्स। फिनिश मतलब सब कुछ हो गया, सारा काम कंप्लीट है, रेडी है, उसे सेल किया जा सकता है, सब काम हो चुका है। उस स्टॉक को क्या कहेंगे? उन गुड्स को क्या कहेंगे? फिनिश गुड्स का स्टॉक है। देखिए इसमें क्या लिखा है? गुड्स विच आर कंप्लीट एंड रेडी टू सेल। जो गुड्स कंप्लीट है, 100% काम पूरा है, सेल की तैयारी है उनको सेल करने की। दोस्तों हम एग्जांपल करते हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स की। एक एग्जांपल सपोज करके बताता हूं दोस्तों। सपोज कीजिए आप क्या करते हैं, आपने क्लॉथ बनाना है, कपड़ा बनाकर आपने सेल करना है, तो आपने इंडस्ट्री लगा ली। तो रॉ मटेरियल में क्या खरीदेंगे आप? कॉटन। कॉटन के बाद क्या करेंगे? थ्रेड बनाएंगे। थ्रेड के बाद क्या करेंगे? क्लॉथ बनेगा। तो यहां पर जो कॉटन का आपके पास स्टॉक पड़ा होगा उसे रॉ मटेरियल का स्टॉक करेंगे। उसके बाद जो थ्रेड का जो स्टॉक आपके पास बना पड़ा है उसे क्या कहेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। और जो क्लॉथ जो बन गया उसका जो आपके पास भंडार पड़ा है उसे क्या कहेंगे? क्लॉथ का स्टॉक, मतलब फिनिश गुड्स का स्टॉक है वो। इसके बाद दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको स्टॉक की किस्में भी पता चल गई कि स्टॉक किस किस तरह का हो सकता है। ये इनको आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। रॉ मटेरियल ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स जो आपके लिए जरूरी है दोस्तों। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, मैंने 4 पॉइंट्स आपको यहां पर कवर किए, ये आपने जरूर ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। कैसे? देखिए, अगर मैं यहां पर कह रहा 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को मेरे पास 1 लाख रुपए का माल पड़ा है, तो वो क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। तो जब 1 अप्रैल 2020 शुरू होगा तो मैं 1 लाख को ओपनिंग स्टॉक के तौर पर नवी बुक्स में लिख दूंगा। तो 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक, दूसरे का ओपनिंग, मतलब 2019 का जो स्टॉक होगा क्लोजिंग वो ओपनिंग बन जाएगा 2020 का। तो आपने यह बात ध्यान रखनी है, जब 1 साल क्लोज होता है उसका क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक के तौर पर शो किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक इज आल्सो नोन एज इन्वेंट्री। आजकल स्टॉक को इन्वेंट्री नाम से जाना जाता है। यह बात आपने ध्यान रखनी है कि स्टॉक को किस नाम से बुलाते हैं? इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक इज ए करंट एसेट। स्टॉक क्या है? एक करंट एसेट है।
अब दोस्तों आप सोच रहे हो करंट एसेट क्या होती है। दोस्तों करंट एसेट मतलब जिस एसेट का यूज हम शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में हमें वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, वही एसेट कैश में शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां पर शॉर्ट टर्म क्या है, विद इन 1 ईयर, मतलब स्टॉक 1 साल तक आराम से सेल हो जाता है और कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे कौन सी एसेट कहते हैं, करंट एसेट। उसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखना है। क्या करना है, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। दोनों को कंपेयर करके जो कम होगी हम वो किताबों में रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए मैंने कहा स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ऐसा क्यों होता है, इसका शॉर्ट एक वर्ड में आपको आंसर बताऊं, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये एक कंसेप्ट है जो मैं आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगा। उस वजह से हम स्टॉक को कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पर रिकॉर्ड करते हैं, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ये अकाउंटिंग के कंसेप्ट है जिसकी वजह से हम ये रूल अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज जो मैंने आपको टॉपिक्स कराए उनके बारे में आपको डिटेल में बता दिया। आपने जरूर उनकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से ये कंसेप्ट समझने हैं और नोट डाउन करने हैं दोस्तों, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ और लेक्चर्स लेकर कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे और उनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे, कुछ नए पॉइंट्स लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।